राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो चर्चा हो रही है, उस चर्चा में तमाम आदरणीय और सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार रखे। मैं केवल 3 चीजों पर अपनी बात कहूंगा और अपनी बात को खत्म करूंगा। जो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो 79 पैरा है, उसमें कहा गया है कि मेरी सरकार का उद्देश्य सबका विकास करना है, न केवल आर्थिक विकास करना, न केवल आर्थिक विकास करना जो समाचार पत्रों में चर्चा का विषय रहता है। सबका साथ का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें सुनिश्चित करना होगा कि निर्धन और वंचित वर्ग के लोगों को वास्तव में सशक्त किया जा सके, ताकि अवसरों का लाभ उठा सके और अपने रहन सहन में सुधार कर सकें। सबके विकास का अभिप्राय है कि समाज के पिछड़े वर्गों को समान महत्व देना, हमारे सभी देशवासियों के देश के प्रगति के वास्तविक भागीदारी करना, और सबके विकास का अभिप्राय है कि हम प्रदूषण, यातायात और कचरे की समस्या का समाधान करें जो शहरों में फैला हुआ है, और अंत में सबका विकास, संपूर्ण विश्व का विकास। इसके लिए हमें राष्ट्रों के वैश्विक समुदाय के जिम्मेदार सदस्य बनना होगा और आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और वित्तीय अस्थिरता जैसे बड़ी चुनौतियों के समाधान करने में संपूर्ण मानवता की सहायता करनी होगी। ये राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से कही गई है। He is not yielding, Mr. Yechury. जिस समय Please, he is not yielding. जिस समय हमारी सरकार बनी, हमारी सरकार के समय इंटरवेंशन, हमारी सरकार के समय जो चुनौतियां थी, वो चुनौतियां पूरा देश जानता है। चुनौतियां जो है एक ऐसी विरासत मिली थी जो भ्रष्टाचार था, जो घोटाले थे, जो चारों तरफ एक इकबाल का कहीं ना कहीं सरकार के इकबाल का, and he is not yielding to you. सरकार के इकबाल का जो है वो एक संकट था। उपसभापति महोदय, उस संकट के लिए देश ने जिस तरह से जो जनादेश दिया, इस जनादेश जनादेश को सम्मान करते हुए जो हमने सबसे बड़ा काम किया और सबसे पहला काम किया, दिल्ली के सत्ता के गलियारों से सत्ता के दलालों की नाकेबंदी और लूट लाभी में तालाबंदी। और निश्चित तौर से जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और उसने दिल्ली के सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों की नाकेबंदी और लूट लाभी में तालीबंदी की, तो कुछ ऐसी ताकतों को जो ताकतें की सत्ता, दिल्ली के सत्ता के गलियारे की परमानेंट मेंबर बनी हुई बैठी थी, उनके अंदर हताशा और निराशा हुई और उनके अंदर एक तरह से एक ऐसा माहौल पैदा हुआ कि ये सरकार अगर आ गई है और ये सरकार अगर रह गई तो हमारी तो दुकानें बंद हो जाएंगी। और उन्होंने जो है वो एक पूरे देश में एक ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की। कभी असहिष्णुता की बात होने लगी, कभी जो है वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की घटनाएं सामने आने लगी। मैं इन तमाम घटनाओं पे विस्तार से नहीं बात करूंगा, लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, जिस समय 54 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत में थे, अफ्रीकी देशों के, इंडो अफ्रीकन समिट चल रही थी, उस समय उपसभापति महोदय, उस समय जो है वो अवार्ड वापसी अभियान हो रहा था। उस समय जो है वो असहिष्णुता के नाम पर जो है वो हाहाकार मचा हुआ था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से निकाल करके अवार्ड दिखाए जा रहे थे कि सन 1920 में हमको ये अवार्ड अंग्रेजों ने दिया था, हम अब वापस करेंगे। जो अवार्ड जो है वो नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया नहीं था, उनका ये हम इनको वापस करने जा रहे हैं। और 54 विदेशी राष्ट्राध्यक्ष जब यहां पर मौजूद थे, देश के नौजवानों के, देश के गरीबों के, देश के कमजोर तबकों के, देश के दलितों के, देश के अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण और विकास से संबंधित तमाम चर्चाएं हो रही थी। उस समय अवार्ड वापसी अभियान और असहिष्णुता का अभियान चल रहा था और पूरे समय जिस 3 दिनों तक ये इंडो अफ्रीकन समिट चल रही थी, 3 दिनों तक मैं उसमें एक अफ्रीकन कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष थे, मैं उनको रिसीव करने गया और उसके बाद उनको सी ऑफ करने गया। एयरपोर्ट पर जब मैं उनको सी ऑफ करने गया तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी समिट हुई और ये बहुत दिनों बाद
इतनी अच्छी और इतने राष्ट्राध्यक्ष एक साथ जुटे, जिससे कि कई महत्वपूर्ण मुद्दे थे, जिन मुद्दों पर भी आर्थिक मुद्दे थे, सामाजिक मुद्दे थे, कई और महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिन पे हम लोगों ने खुल करके चर्चा की। लेकिन उन्होंने उस साथ में कहा, लेकिन ये इस दौरान हमें तो लगता था कि आपके यहां टेलीविजन चैनल्स, आपके यहां अखबारों में 54 जब विदेशी राष्ट्राध्यक्ष जिस देश में हो तो उसकी कम से कम चर्चा होगी, उसके बारे में जो आर्थिक मुद्दों पे चर्चा हो रही है, जो जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पे चर्चा हो रही है, जो सामाजिक मुद्दों पे चर्चा हो रही है, उसके बारे में जिक्र आएगा। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि यहाँ अखबारों में जो है वो कुछ लोग जो है अवार्ड वापस कर रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इंटॉलरेंस है। तो मैं उनको क्या जवाब देता? मैं किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के सामने ये नहीं कह सकता था कि मेरे देश में जो है वो कुछ ऐसी सामंती मानसिकता के लोग हैं जिन्हें कि ये सत्ता का बदलाव और सत्ता का परिवर्तन हजम नहीं हो रहा है, जो तो या तो ये समझते हैं कि सत्ता उनके पास रहे और या सत्ता उनके रिमोट के पास रहे। प्लीज। उसके अलावा उपसभापति महोदय, उसके अलावा जो है वो अभी जो है वो मेक इन इंडिया कार्यक्रम हो रहा था मुंबई में। मेक इन इंडिया कार्यक्रम हो रहा था, उसमें जो है कई महत्वपूर्ण प्रतिनिधि आए हुए थे। और मुंबई में जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम था वो किसी हमारी सरकार के मेक इंडिया नहीं था, वो इस देश के गरीबों, इस देश के कमजोर तबकों, इस देश के नौजवानों, इस देश के दलितों, इस देश के अल्पसंख्यकों, इस देश के समाज के आखिरी व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने और देश के लोगों के सशक्तिकरण के संकल्प के साथ हो रहा था। जब मेक इन इंडिया कार्यक्रम हो रहा है मुंबई में, जिसमें देश विदेश के तमाम लोग वहां इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर के एक ही संकल्प सबका हो रहा था कि देश में मजबूती के साथ एक ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए जिससे आखिरी आदमी तक विकास की रोशनी पहुंच सके। हमने कभी नहीं कहा, हम तो हमेशा कहते हैं तू दरिया में तूफान क्या देखता है, खुदा है निगहबान क्या देखता है, तू हाकिम बना है तो इंसाफ भी कर, तू हिंदू मुसलमान क्या देखता है। हम तो जो है वो सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं। उपसभापति जी, हमने हमेशा जो है वो इसीलिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के उस हिस्से को पढ़ा मैंने जिसमें उन्होंने कहा कि हम आर्थिक सामाजिक तरक्की के रास्ते पर देश को ले जाना चाहते हैं, हम जो है वो देश के आखिरी आदमी तक विकास की रोशनी पहुंचाना चाहते हैं। जब मेक इन इंडिया चल रहा था उस समय, सर जब मेक इन इंडिया चल रहा था तो उस समय क्या हो रहा था? उस समय जो है भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अखबारों में टेलीविजन चैनल्स पे चल रहा था, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी। एक तरफ हमारी सरकार और नरेंद्र मोदी जी मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, गांव गरीब किसान झुग्गी झोपड़ी के इंसान तक विकास की रोशनी ले जाने की बात कर रहे हैं, और एक ठीक उसी समय भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अरे हम देश को बनाने की बात कर रहे हैं और आप देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। हम देश के लोगों तक, आखिरी व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने की बात कर रहे हैं और आप देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। सवाल यहां पर मैंने जो शुरू में कहा उपसभापति महोदय, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो दिल्ली की सत्ता पर परमानेंट अपना कब्जा चाहती हैं। उस तरह की सामंती मानसिकता के लोग, जो लोग की लूट लॉबी चलाते थे, जो लोग की कहीं ना कहीं जिसे कि कभी स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि दिल्ली से जो है वो इतना पैसा जाता है और पहुंचता जो है वो उसका 10% भी नहीं है। तो वो सच था और उसी चीज को रोका गया है, उसमें बौखलाहट है, उसमें हताशा है, उसमें निराशा है। सर हमारी सरकार, देखिए सवाल ये जो कुछ भी हमारे साथी लोग या जो हमारे सहयोगी लोग जो कह रहे हैं, हम लगता है कि राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के बारे में कहना चाहिए और कहने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जमीन की हकीकत और जमीन की सच्चाई को अगर अनदेखा करके एक तरफा बातें होंगी कि ये सरकार आ गई तो पूरे
देश में असहिष्णुता का माहौल हो गया, तो उपसभापति महोदय मैं बताना चाहता हूं कि 2005 में 779 कम्युनल राइट्स हुए, जिसमें कि लगभग 124 लोगों की हत्याएं हुई और लगभग 2006 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। 2006 में 698 कम्युनल इंसिडेंट हुए, 133 पीपल्स की हत्या हुई और 2170 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। 2007 में 761 कम्युनल इंसिडेंट हुए और 99 पीपल्स उसमें बुरी तरह से उसमें उनकी हत्या हुई और 2027 पीपल्स इंजर्ड हुए। 2008 में 943 कम्युनल इंसिडेंट हुए, 167 पीपल्स की हत्या हुई और 2354 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। उसके 2009 में 836 कम्युनल इंसिडेंट हुए, 125 लोगों की हत्या हुई। 2010 में 658 कम्युनल इंसिडेंट हुए, 111 लोगों की हत्या हुई। 2011 में 508 कम्युनल इंसिडेंट हुए, 91 लोगों की हत्या हुई और 1899 लोग जो है वो बुरी तरह से जख्मी हुए। मैं बहुत लंबी लिस्ट निकला है सर, मैं इसलिए कह रहा हूं, ये एक के बाद एक हजारों बेगुनाहों की हत्या हुई। एक दंगा होता है तो इंसान नहीं मरता, इंसानियत का कत्लेआम होता है। हम इसको मानते हैं, दंगा आपके समय हो हमारे समय हो, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, हम उसको कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन जब 2004 में 129 लोग बेगुनाह लोग मारे गए, जब 2005 में जो है वो 124 बेगुनाह लोग मारे गए, जब 2006 में 131 बेगुनाह लोग मारे गए, जब 2007 में जो है 99 बेगुनाह लोग मारे गए, जब 2009 में 125 लोग बेगुनाह मारे गए, तो ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई का अवार्ड लेकर जो घूम रहे थे वो कहां थे? वो लोग, उनके अवार्ड कहां गए थे? वो असहिष्णुता का जो पूरा के पूरा नाटकीय घटनाक्रम हो रहा था वो कहां था? क्या उस समय वो असहिष्णुता थी जो बेगुनाह लोग मारे जा रहे थे? जब इतने दंगे हुए तो वो असहिष्णुता के नाम पर जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से अवार्ड निकाले जा रहे थे, वो जो असहिष्णुता का काम कर रहे थे, असहिष्णुता की बात कर रहे थे जो लोग, वो लोग कहां गए और किस जगह गायब हो गए थे पता नहीं। सर, इसलिए हमारा केवल इतना कहना है कि इंसानी मूल्य और मानवीय सिद्धांत हमारी प्रतिबद्धता थी, प्रतिबद्धता है और प्रतिबद्धता रहेगी। वो कभी हम किसी दूसरे देश में जाकर के हमने कहा कि हमारे देश में एक अफ्रीकन कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे देश में जो इतना बड़ा समिट हो रहा है उसकी चर्चा ही नहीं हो रही है। हमने जो है उस पर कोई बात, उन पर टिप्पणी नहीं की। अभी जो है पाकिस्तान के अंदर एक पार्टी के नेता जाते हैं और एक पार्टी के नेता जाकर के कहते हैं कि मोदी जी को हटवा दो, मोदी जी को हटाओ अगर पाकिस्तान हमको मदद करेगा। नो, आई एम नॉट यील्डिंग। मोदी जी को हटाने में अगर पाकिस्तान हमको मदद करे तो हमारा देश का बड़ा भला हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि सर, दौर है संग आजमाई का। सर, एक बहुत अच्छा शेर है, थोड़ा सा कुछ अच्छे शेर भी सुन लिया करिए। मीठी मीठी बात भी कर लीजिए, कड़वी बात तो होती रहती, कुछ मीठी मीठी बात भी हो जाए। दौर है संग आजमाई का। संग आजमाई सर समझते हैं, पत्थर मारो, मतलब टूटा फूटा पत्थर मारते रहो। गुलाम नबी साहब जानते होंगे। दौर है संग आजमाई का और मैं आईना सजाता हूं, उसके बावजूद भी समझ में नहीं आएगा। और मैं आईना सजाता हूं, तुम हवाओं को हौसला बख्शो, मैं चिरागों की लौ बढ़ाता हूं। हम जो है वो कितने भी आप पत्थर मारते रहिए, कितने भी आप जो है वो तूफान करते रहिए, हम जिस संकल्प के साथ, हम जिस विकास के संकल्प के साथ, हम जिस सबके साथ सबके विकास के संकल्प के साथ, हम जिस एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं उपसभापति महोदय, हम आगे बढ़ेंगे। आज जो है वो अभी राजा साहब कह रहे थे, राजा साहब ने कहा कि बहुत गलत हो रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी का उन्होंने आइडियोलॉजी बताई। मैं भी मानता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टियां बहुत अच्छा काम करती हैं,
लेकिन हम उस आइडियोलॉजी को भी राजा साहब से समझना चाहते हैं, हो सकता है वो अभी ना समझा पाए। जिस समय मैं तो 16 साल का था, इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपातकाल के अंदर जेल में थे। मुझे याद है प्रोफेसर सत्यव्रत सिन्हा, मुझे याद है मौलाना मुश्ताक, जो कि इमरजेंसी के अंदर जेल में थे और उनकी वहां पर मौत हो गई थी जेल के अंदर। वो इमरजेंसी, जिस इमरजेंसी में कि तमाम विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, तमाम अच्छे लोग, तमाम लोग जो है उन पे राजद्रोह के मुकदमे लगा करके उनको जेल के सीटों में डाल दिया गया था। उस समय राजा साहब की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ने उस इमरजेंसी का समर्थन किया था। कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआईएम, सीपीआई नहीं लोग, आई एम राइट, CPI, not CPIM. I know history. I know your history and geography both. Don't. हम इतिहास भूगोल सब जानते हैं। सुनिए, तो उस समय CPI ने सपोर्ट किया, और क्या सपोर्ट किया था? उन्होंने सपोर्ट किया था कि you supported or not? You supported or not? You supported or not? But we oppose also. We oppose. No, you not oppose. Yes, we you oppose. supported emergency. No. You supported emergency. supported, This is the we history. oppose. This is the truth. No. No CPIM, no CPIM, only CPI. Sir, आज वही कम्युनिस्ट पार्टी, वो CPIM, वो नो डिवाइडिंग। आज वही CPI सर, आज वही CPI जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में देश के लोकतंत्र, मौलिक अधिकारों, लोकतांत्रिक अधिकारों, सैद्धांतिक प्रतिबद्धता की बात कर रही है। करना चाहिए। कन्हैया ने जो जेल से निकलने के बाद जेएनयू में बयान दिया, भाषण दिया, मैं उसको बुरा नहीं मानता। उसने बयान ठीक दिया। हमें कोसा, हमारी सरकार के खिलाफ बयानबाजी की, हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं। हाँ, कोई देश की बर्बादी और कोई ये नारा लगाएगा, ये जिस नारे को कि मैंने अभी दोहराया था कि भारत की बर्बादी तक जंग रहे, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हम, मेरे मुंह से तो कभी नहीं निकला, मेरे मुंह से निकलेगा इंशाअल्लाह मेरा देश मजबूत होगा, मेरे देश को तोड़ने वाला खत्म होगा, इंशाअल्लाह मेरा देश बर्बाद करने वाला तबाह हो। मेरे मुंह से यह निकलेगा, मेरे मुंह से कभी यह नहीं निकलेगा कि देश को तोड़े, देश की बर्बादी और देश के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। जो आदमी ये कहेगा देश के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, जो आदमी ये कहेगा कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है, वो राष्ट्रवादी है। अब मैं उसमें नहीं जा रहा हूं कि वो वीडियो फेक था या वीडियो सही था। 4 दिन एक वीडियो चलता है, 4 दिन एक वीडियो चलता है, भारत तेरी बर्बादी तक जंग रहेगी जारी। 4 दिन ये वीडियो चलता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अरे भैया, देश के लोगों ने जो देखा, उसके बाद 4 दिन बाद टेलीविजन चैनल्स में आने लगा कि साहब ये वीडियो फेक था, ये वीडियो सही है। अब जो है ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट के अंदर ये फैसला है, कोर्ट के अंदर तय करना पड़ेगा। कोर्ट तय करेगा कि वो वीडियो फेक कौन सा था, नारे किसी ने दिए या नहीं दिए, नारे जो थे वो सही थे कि नहीं थे। क्योंकि सर हम भी छात्र आंदोलन से आए, हम नारे लगाते थे, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, दम है कितना दमन में देखा है और देखेंगे, इनकलाब जिंदाबाद। ऐसा थोड़ी है कि पहली बार हमने नारे सुने हैं या हम पहली बार सुन करके बौखला गए हैं। अरे भैया, हम जो है देश की बर्बादी, देश की मजबूती और देश की बर्बादी में फर्क महसूस करते हैं। हम महसूस करते हैं फर्क इनकलाब में और आतंकवाद में, भूख से, बेरोजगारी से, अव्यवस्था से। आतंकवाद नहीं जनता, क्रांति जन्म देती है। अगर किसी भी इस तरह की व्यवस्था से आतंकवाद की बू आ रही है तो वो भूख की वजह से नहीं है, वो बेरोजगारी की वजह से नहीं है। बहुत से लोग तर्क देते हैं, कहते साहब जो नक्सलवाद है ये बहुत भूख की वजह से है, बेरोजगारी की वजह से नहीं। भूख से, बेरोजगारी से आंदोलन जन्म लेते हैं, क्रांति जन्म लेती है, आतंकवाद जन्म नहीं लेता। आतंकवाद जन्म लेता है आतंकवादी और अलगाववादी मानसिकता के साथ। और मुझे इस बात की खुशी है उपसभापति महोदय कि मेरे देश में तोड़ने के तमाम तरह के हटकंडे भी हुए, हमारी सरकार रही हो, मनमोहन सिंह जी की सरकार रही हो, लेकिन ऐसी ताकतें जो ताकतें देश को तोड़ने के खतरनाक मंसूबों और षड्यंत्र के साथ काम करती रही हैं,
वो हमेशा नाकाम रही है और इस देश की इस महान जनता ने उन्हें नाकाम किया है। हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर के नाकाम किया है। कश्मीर में जब अलगाववादी जो है वो चुनाव की घोषणाओं का विरोध करते हैं, मतदान का बहिष्कार करने का ऐलान करते हैं, तो इसी जम्मू एंड कश्मीर की जनता, लेह की जनता उन ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए 60% से ज्यादा देश के लोकतंत्र पर मोहर लगाती है। यह है मेरे देश के लोगों का जुनून और यह है मेरे देश के लोगों का जज्बा। हमें इस जुनून और जज्बे के साथ आगे बढ़ना होगा। हमें इस जुनून और जज्बे को बरकरार रखना होगा। हमारी सरकार बनेगी, आपकी सरकार बनेगी, आप हमको कोसेंगे, हम आपको कोसेंगे, लेकिन देश को कोसा नहीं जा सकता। देश को कोसने वालों को कभी भी देश माफ नहीं करता। ये बात उपसभापति महोदय हम अच्छी तरह से जानते हैं और हम अच्छी तरह से इन सभी संकल्पों के साथ समझते हैं कि इस सदन में बैठे हुए सभी लोग इस बात को महसूस करेंगे। तमाम तरह की, देखिए, राजनीति में हम चुनाव लड़ते हैं, ये चुनाव लड़ेंगे हम। अभी अश्विनी कुमार जी ने परसों जो बात कही, मैं उनसे बहुत सम्मान के साथ कहता हूं, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन जो है वो हमें इस बात को भी सोचना होगा कि राजनीति में कोई एक दूसरे का दुश्मन नहीं होता। हम राजनीतिक रूप से प्रतिद्वंदी होते हैं, एक दूसरे के हम मुखालिफ हो सकते हैं, सैद्धांतिक रूप से हमारी प्रतिबद्धता अलग हो सकती है, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचेंगे कि हम सत्ता में आए तो गुलाम नबी आजाद साहब को जो है वो ऐसा निपटा दो कि ये राजनीति में कहीं मुंह दिखाने लायक न रहे। हम सत्ता में आए हैं तो सीताराम येचुरी जी को ऐसा कर दो कि ये कभी राजनीति में मुंह दिखाने लायक न रहे। कुछ ऐसे लोग जो लोग की कहीं ना कहीं देश के प्रोग्रेस पर पलीता लगाने के संकल्प में लगे रहे और कहीं ना कहीं जो है एक पूरी तरह से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत, एक प्रिजुडिस माइंडसेट के तहत इस तरह की चीजें की उन्होंने। तो इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के क्लस्टर का कैप्टन कौन है, ये बात देश देख रहा है। इसलिए मैं तो गुलाम नबी साहब कहूंगा, तुम्हारे दोस्तों में कोई दुश्मन हो भी सकता है, कुछ एक्सपायर दवाओं का रिएक्शन हो भी सकता है, तो इसलिए जो है वो कभी कभी कुछ ऐसे साथी आसपास आ जाते हैं जिसका रिएक्शन जो है वो हम मानते हैं कि उस पार्टी के लिए ठीक नहीं होता। उपसभापति मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि बहुत अच्छी चर्चा हुई और हम मानते हैं कि इस चर्चा में जो है वो बहुत से अच्छे सुझाव आए, जिसे प्रधानमंत्री जी जब इंटरवीन करेंगे तो उस पर वो अपनी बात रखेंगे, लीडर ऑफ द हाउस भी अपनी बात रखेंगे। हमारा ये मानना है कि हमें एकजुट होकर के, और मेरा हाउस बहुत अच्छा चल रहा है सर, और हम लोग जो है वो अच्छी तरह से काम भी कर रहे हैं। जो तमाम तरह की बाहर क्या बातें होती हैं हम नहीं जानते, हम लोग अंदर जो है वो देश के विकास के साथ एकजुट हैं और एक मजबूत राष्ट्रवादी मानसिकता के साथ, विकासवादी मानसिकता के साथ, राष्ट्रवादी से तो किसी लोगों को कभी कभी वो हो जाता है, विकासवादी मानसिकता के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ेंगे। हमारी राजनीतिक प्रतिबद्धता अलग होगी, हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता अलग होगी, लेकिन हम देश के विकास के प्रति एक मजबूत राष्ट्रवादी राजनीतिक प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।